जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की 5 बड़ी डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम विकसित करना चाहती है जो अनमैन एयर व्हीकल, लॉइटरिंग मिनिशन को और प्रोजेक्टाइल को जहाज से लॉन्च कर सके। ये सिस्टम पारंपरिक रॉकेट या कैटपल के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल आधारित तकनीक से काम करेगा, जिससे लॉन्च अधिक नियंत्रित और कुशल होगा। इसके मुख्य फायदे ये होंगे कि ज़्यादा कॉम्पैक्ट, ज़्यादा सुरक्षित और लचीला सिस्टम होगा, यानी फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा, और अलग अलग वजन और प्रकार के जो पेलोड हैं उनको लॉन्च करने की क्षमता इसके पास होगी। तेज और रिपीटेबल, यानी बार बार सही लॉन्च ये कर पाएगा। और यहाँ पर तकनीकों की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो डीसी पावर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। पल्स पावर कंट्रोल से स्मूथ एक्सेलरेशन होगा। मॉडुलर डिज़ाइन, जिससे अलग अलग अनमैन एयर व्हीकल और हथियार फिट हो सके, वो हमें देखने को मिलने वाली है। कुल मिलाकर ये सिस्टम भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता, तेजी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी का एक कदम माना जा रहा है। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अब पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जहां पर पहले के 120 से 130 जेट को बढ़ा करके अब 250 जेट को खरीदने की योजना बना दी गई है। ये योजना जो है भारतीय वायुसेना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। अभी संख्या बढ़ाई इसलिए जा रही है क्योंकि 2040 के बाद सुखोई 30 MKI जैसे पुराने फाइटर जेट्स रिटायर होंगे। और अगर हम चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर के डिप्लॉयमेंट को देखें तो वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और भारत चीन को और पाकिस्तान को दोनों फ्रंट पे जो है टैकल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ये बड़े नंबर्स हमारी सहायता कर सकते हैं। एमका के हमें अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि एमका मार्क 1 में शुरुआत में हमें 40 से 60 विमान देखने को मिलेंगे, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे, और ये शुरुआती ऑपरेशन और ट्रेनिंग के लिए काफ़ी काम आएंगे। एमका मार्क 2 में हमें 100 से ज़्यादा जो विमान है वो देखने को मिलने वाले हैं इनिशियल फेज में। आगे चल के ये जो नंबर है ये हमें और देखने को मिल सकते हैं। इसमें हमें 120 से 130 किलोटन का जो इंजन है वो देखने को मिलेगा, जो बेहतर सुपर क्रूज कैपेबिलिटी ऑफर करेगा। इसमें एडवांस सेंसर्स होंगे और एडवांस एवियोनिक्स होने वाली है। इसके अलावा एमका मार्क 2 से भी ऊपर का एक जो फ्यूचर वेरिएंट है वो हमें देखने को मिलेगा। उसका डेजिग्नेशन अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसमें तकरीबन 110 के आसपास विमान हमें देखने को मिलेंगे, और ये ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ होंगे, जहां पर 120 से 140 किलोटन का इंजन यूज़ किया जाएगा, और ये हमें 2040 के दशक में देखने को मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट VLSR सैम को लेकर के है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अब इंडक्शन के अंतिम चरण में है, और जल्द ही इसको प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। ये भारतीय नौसेना के जहाज़ों की एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। हालिया सफल परीक्षणों में, जो कि IITR चांदीपुर में हुए थे, वहां पर इसने लो एल्टीट्यूड और क्लोज रेंज टारगेट इंटरसेप्ट करने की क्षमता को साबित किया था। इसकी अगर हम खासियतों की बात करें तो इसकी रेंज तकरीबन 80 किलोमीटर है, जो कि पहले 40 किलोमीटर थी, और इसकी ऊंचाई तकरीबन 16 किलोमीटर है, यानी ये 16 किलोमीटर की दूरी तक अटैक करने में सक्षम है। इसके अलावा ये हाई मनूवरबिलिटी भी ऑफर करता है, जिससे फास्ट और जो एजाइल टारगेट्स होते हैं उनको भी इससे बचने का मौका नहीं मिलता। ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ आता है, यानी मिसाइल किसी भी दिशा में तुरंत फायर हो सकती है। ये मल्टी डायरेक्शनल अटैक भी कर सकता है। कुल मिलाकर के VLSR सैम जो है यह भारतीय नौसेना की लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मजबूत करेगा, और उन्हें एक क्लोज रेंज प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, और ये उनके लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का एक अभिन्न अंग बनने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी एरो इंजन प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रगति पे आगे बढ़ चुकी है। यहां पर HAL ने एयर इनटेक कैशिंग और गियर बॉक्स कैशिंग के लिए टेंडर जारी करे हैं। ये सामान्य पार्ट्स नहीं होते, बल्कि इंजन के क्रिटिकल स्ट्रक्चरल और एरोडायनेमिक कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, अब डिज़ाइन फेज से आगे बढ़कर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फेज में प्रवेश कर चुका है। ये खास तौर पर HTFE 25 जो कि टर्बोफैन इंजन है, और HTSE 1200 जो कि टर्बोशैफ्ट इंजन प्रोग्राम है, उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम तकनीकी महत्व की बात करें तो एयर इनटेक कैशिंग जो है वो एयर फ्लो मैनेज करता है और बाहरी स्ट्रेस जैसे कि बर्ड स्ट्राइक झेलता है। गियर बॉक्स कैशिंग की बात करें तो इंजन के सहायक सिस्टम जैसे कि जनरेटर, पंप आदि चलाने के लिए ये बेहद सटीक और मजबूत होना जरूरी है। टेंडर में आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि अब डिज़ाइन मैच्योर हो चुकी है और मास प्रोडक्शन और मल्टीपल प्रोटोटाइप्स इस समय बन रहे हैं। कुल मिलाकर भारत के HTFE 25 और HTSE 1200 इंजन अब लैब स्टेज से निकलकर रियल वर्ल्ड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के करीब पहुंच रहे हैं। हमारी अगली और अंतिम अपडेट F414 इंजन को लेकर के है। जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की डील इसी वर्ष के अंत तक फाइनलाइज करने के लिए जो रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर कुछ औपचारिकताएं ही बची हैं, जहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, और उसके बाद बाकी की कार्यवाही है वो शुरू कर दी जाएगी। जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों ने कहा कि हम भारतीय जो संस्थाएं हैं उनके साथ संपर्क में हैं, और हम 2 वर्ष के अंतर्गत भारत को पहला मेड इन इंडिया F414 इंजन देने का यहाँ पर आश्वासन देते हैं।
आपको बता दें कि इसी इंजन के ऊपर तेजस मार्क 2 की पूरी टाइमलाइन टिकी हुई है और एमका मार्क 1 का भविष्य भी इसी पे टिका हुआ है। यूँ तो हमारे पास कुछ इंजन आ चुके हैं, जहाँ पर हम ये तो इंश्योर हो चुके हैं कि अब तेजस मार्क 2 और एमका की टेस्टिंग तो नहीं प्रभावित होने वाली। लेकिन हमारे लिए जब इंजन की बात होती है तो इंजन प्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जिस प्रकार की एग्रेसिव टाइमलाइन तेजस मार्क 2 को लेकर रख रखी है, उसमें इंजन की उपलब्धता बहुत बड़ा रोल अदा करेगी और दिसंबर के पहले इस डील को फाइनलाइज करने की तैयारी की जा रही है। देखते हैं कि इस बार इनका ये दावा कितना सच होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।